बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लामा इकबाल साइंस कॉलेज गोजरा और आइडियल अल्लामा इकबाल गर्ल्स कॉलेज गोजरा के तहत फ़िज़िक्स के जो आपके फ़र्स्ट ईयर के लेक्चर्स बच्चों जारी हैं। तो ये अगला लेक्चर आपके सामने है जी। पिछला जो लेक्चर जिन्होंने लिया है बच्चों, उनको पता है कि हम एक्सरसाइज पे पहुंच गए हैं। थ्योरी माशाल्लाह चैप्टर 1 की मुकम्मल हो गई है। तो अब हम एक्सरसाइज के भी, बल्कि आपको याद होगा ये आपके सामने 7th न्यूमेरिकल है। पिछले लेक्चर में बच्चों ये हम कर चुके हैं और ये 8th है, ये भी पिछले लेक्चर में हम कर चुके हैं। ये आपको पता होना चाहिए कि दो यूजेस थे जो डायमेंशंस के, और उन दोनों यूजेस के बारी बारी एक्सप्लेनेशन के लिए हमने ये दोनों न्यूमेरिकल किए थे। मैं जल्दी से याद दिला दूँ, ये पहला यूज़ जो था वो ये था चेकिंग दी होमोजेनिटी ऑफ ए फिज़िकल इक्वेशन या फार्मूला। तो मैंने मिसाल में ये एग्जांपल, ये न्यूमेरिकल मैंने दिया था कि वी एफ इजिकल टू वी आई प्लस ए टी। ये बच्चों हमने इसको डायमेंशनली चेक किया था कि ये इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है कि नहीं, या डायमेंशनली कंसिस्टेंट है कि नहीं। कंसिस्टेंट का मतलब पूरे उतरना, ओबे करना। तो हमने डायमेंशंस के यूजेस में से एक यूज़ इस न्यूमेरिकल में वेरीफाई कर लिया था कि LHS की डायमेंशन बराबर होती है RHS की डायमेंशन की, और दूसरा यूज़ ये था कि डिराइविंग ए पॉसिबल फार्मूला, कोई मुमकिन फार्मूला डिराइव करना होता है। तो हमने उसकी मिसाल, उसको समझने के लिए ये न्यूमेरिकल नंबर 8 कर दिया था कि इसमें स्पीड भी थी। पिछला लेक्चर आपने देखा है तो आपको पता है ये सारी क्या बातें हैं। स्पीड जो थी साउंड वेव्स की, उसका ये वाला बच्चों फार्मूला हमने कैसे डिराइव किया था। और एक मैं चीज़ छोटी सी रिपीट कर दूं कि ये जो फार्मूले में कांस्टेंट आता है, मैंने बताया था कि इस कांस्टेंट का जो इसकी जो न्यूमेरिकल वैल्यू है, इसकी मिकदार जो है कि कितना है ये कांस्टेंट, ये हमें डायमेंशनल एनालिसिस से नहीं पता चलता। ये एक मसला है डायमेंशनल एनालिसिस का, ये एक्सपेरिमेंट से पता चलता है। ये बातें हमने कर ली हुई हैं। ये दो न्यूमेरिकल बारी बारी दो जो यूजेस हैं उन दोनों की नुमाइंदगी करते हैं, और आप उनकी एप्लीकेशन उन दोनों यूजेस की समझाने के लिए ये न्यूमेरिकल और ये न्यूमेरिकल कर सकते हैं, और हमने किए। ये बच्चों हम कर चुके हैं और एक्सरसाइज की तरफ आ गए हैं। थ्योरी मुकम्मल है, तो आइए कंटिन्यू रखते हैं। और मैं अभी बच्चों जानबूझ के एक्सरसाइज में न्यूमेरिकल्स भी और एग्जाम्पल्स भी और शॉर्ट क्वेश्चन भी अभी फ़िलहाल सिर्फ जानबूझ के वही आपको कंटिन्यू करूँगा जिनका ताल्लुक डायमेंशनल एनालिसिस के साथ है, ताकि अभी अभी फ्रेश आप यही चीज़ पढ़ रहे हैं तो इन्हीं से रिलेटेड जब अप्लाई होते हुए इनकी एप्लीकेशन आप जब देखेंगे न्यूमेरिकल्स में, बार बार वही चीज़ें, उसी तरह के स्टेप्स रिपीट होंगे, और एग्जाम्पल्स में भी और शॉर्ट आंसर्स में भी कई उसी तरह की चीज़ें होंगी। तो बहुत ज़्यादा अच्छी तैयारी इंशाल्लाह हो जाएगी अगर आप ध्यान से, तवज्जो से, तरतीब से यही लेक्चर्स देखेंगे। तो बार बार अब वही चीज़ें, वही स्टेप्स, वही प्रैक्टिस आपकी अब आगे जारी होने लगी है। तो टाइम ज़ाया करने की बजाय हम शुरू करते हैं बच्चों। 7वां और 8वां न्यूमेरिकल कर चुके हैं। 8वां न्यूमेरिकल बिल्कुल फ्रेश, बिल्कुल लेटेस्ट, पिछले लेक्चर के एंड पे जो किया था उसके सारे स्टेप्स अभी फ्रेश हैं। तरतीब में क्या क्या पहले करना, क्या बाद में करना, मैं इसीलिए उन्हीं स्टेप्स से रिलेटेड ये न्यूमेरिकल पहले करवाने लगा हूँ। 10वां ये पहले करते हैं, उसके बाद फिर बाकी के भी इंशाल्लाह करते हैं, फिर एग्जांपल्स भी देखते हैं। 10वां न्यूमेरिकल बच्चे देखिएगा, इसकी जो स्टेटमेंट है ये मैं आपके लिए थोड़ी वाज़ेह ये कर देता हूँ। क्या कहता है? सपोज, फर्ज कीजिए, वी आर टोल्ड दैट, हमें बताया गया कि द एक्सेलरेशन ऑफ ए पार्टिकल मूविंग इन ए सर्कल ऑफ रेडियस r विद यूनिफॉर्म स्पीड इज प्रोपोर्शनल टू सम पावर ऑफ r, से r की पावर n, एंड सम पावर ऑफ v, से v की पावर m। डिटर्मिन द पावर्स ऑफ r एंड v। पहले तो ये स्टेटमेंट बच्चे समझनी है कि इसका मतलब क्या है। फर्ज करते हैं हमें कहा गया कि कोई बॉडी, कोई पार्टिकल किसी सर्कल में मूव कर रहा है यूनिफॉर्म स्पीड से। स्पीड उसकी ना तेज़ हो रही है ना स्लो हो रही है, और v उसकी स्पीड है, r उस सर्कल का रेडियस है। हमें कहा गया कि उस बॉडी का जो एक्सेलरेशन है, घूमती हुई बॉडी का एक्सेलरेशन रेडियस की किसी पावर n जो है इसके प्रोपोर्शनल है, फर्ज कर लें, और स्पीड जो उसके घूमने की है उसकी किसी पावर m के प्रोपोर्शनल है। हमें यही पावर्स मालूम करनी है, n और m, और ये बच्चों उनके आंसर पहले ही सामने हैं, ताकि जब हम सॉल्व कर रहे हैं तो हमें वेरीफाई हो जाए कि हमने ठीक किया है। इसी स्टेटमेंट को जल्दी से बच्चों आपके लिए एक दफ़ा फिर से ज़रा पूरी तरह समझाने के लिए मैं ये मिसाल
ये आपके लिए मैंने ये की हुई है पहले से, ये साइड पे। ये बच्चों न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स की बात हम कर रहे हैं, और न्यूमेरिकल प्रॉब्लम नंबर 10 बच्चों हमने स्टार्ट अभी ये हमने उसकी स्टेटमेंट सारी देख ली है। मैं जल्दी से ये साइड पे ये मैंने लाइन लगा के ये बारीक से ये हिस्से में ये मैंने बच्चों आपके लिए सिर्फ साइड पे इजाफी तौर पर कॉन्सेप्ट के लिए बच्चों ये बात मैंने सारी लिखी है। असल सोल्यूशन का हिस्सा नहीं है ये, आप ये सारा कुछ नहीं लिखेंगे, ये जो मैंने इधर लिखा ये सिर्फ कॉन्सेप्ट के लिए है कि आप सिर्फ हरफ ब हरफ लाइन ब लाइन रट्टा ना मारें, बल्कि आपको चीज़ों का एक्चुअल मीनिंग उनका पता हो, एक्चुअली क्या है, फलां चीज़ क्यों है इस तरह, ये कैसे है, उसकी पड़ताल हो जाए, उसकी तस्दीक हो जाए, ज़्यादा बेहतर आइडिया हो जाए। बच्चों जो हमें अभी अभी स्टेटमेंट हमने देखी है उसमें कहता है कि जी कोई बॉडी है, ये एम उसकी फ़र्ज़ करें मैस है, वो सर्कल में घूम रही है और यूनिफॉर्म स्पीड है, ना स्पीड तेज़ हो रही है ना स्लो हो रही है। ठीक हो गया। अच्छा, रेडियस आर है सर्कल का, स्पीड उसकी कोई घूमने की वी है, और हमें जो स्टेटमेंट दी है क्वेश्चन की उसमें कहा गया कि जो एक्सेलरेशन है इस घूमती हुई चीज़ का बच्चों वो रेडियस की पावर n के प्रोपोर्शनल फ़र्ज़ कर लेते हैं, और ये हमें कहा गया कि लगता है कि रेडियस पर डिपेंड करता है और एक्सेलरेशन जो है वो स्पीड के पावर m के ऊपर इस तरह डिपेंड करता है, उसके प्रोपोर्शनल है। ये उसी तरह की बात है जैसे अभी पिछला ही न्यूमेरिकल जो आपने 8वां किया था, और वो आपके नोट्स में वो पैरा था कि डिराइविंग ए पॉसिबल फार्मूले में हमने बात की थी कि हम किसी क्वांटिटी का फार्मूला डिराइव कर सकते हैं अगर हमें मुमकिन फैक्टर मालूम हो कि किन के ऊपर वो डिपेंड करती है। अच्छा, अब यहाँ बड़ी अहम बात यह है कि यहाँ जानबूझ के कुछ उन्होंने इस तरह थोड़ा सा चेंज किया है इसका, इस न्यूमेरिकल को। उन्होंने ये नहीं कहा कि हम इस एक्सेलरेशन का फार्मूला निकाल दें, ये नहीं कहा इस दफ़ा, बस कहा इनकी पावरें मालूम कर दें, एम एन और एम, ये दोनों बस, रेडियस की और स्पीड की। हम ये जो कहा है उसी तरह सॉल्व करेंगे इंशाल्लाह, लेकिन मैं इजाफी तौर पर सिर्फ 2 स्टेप एंड पे भी मैंने ये रेड कलर से लिखे हैं कि अगर यही न्यूमेरिकल इस तरह आ जाए तो आपको मुख्तलिफ पॉसिबिलिटीज़ समझाई हैं ताकि आइडिया अच्छा हो, ताकि कॉन्सेप्ट क्लियर हो कि इसका फार्मूला भी अगर बनाना कहा जाए तो फिर फार्मूला भी बच्चों हम बना सकते हैं। वो फार्मूला कैसे बनेगा, तो उसी तरह बिल्कुल बनेगा। मैं फिर सजेस्ट करूँगा ये जो कुछ हम करने जा रहे हैं, जो पिछला ही लेक्चर है उसका जो हमने न्यूमेरिकल नंबर 8 किया था उसके स्टेप बाय स्टेप जल्दी से दोबारा से देख लीजिएगा। मैंने वो पूरा डिटेल से समझाया भी था, और साथ ही मैंने उसको बाद में उसका खुलासा पूरा शुरू से एंड तक पूरा उसके सारे स्टेप्स फिर से बयान कर दिए थे आपके लिए। अच्छा, अब जिस सर्कल में घूमती हुई चीज़ के एक्सेलरेशन का जिक्र हो रहा है तो ये कुछ इजाफी बातें मैंने आपके लिए की हैं। जो बॉडी बच्चे सर्कल में घूमेगी उसका एक्सेलरेशन कहलाता है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। ये वैसे उसका तज़किरा हुआ है यहाँ। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का ये फार्मूला है v²/r। कैसे बना, क्योंकि सेंट्रीपिटल फोर्स का फार्मूला mv²/r होता है, आप जानते हैं। F फोर्स कोई भी हो, F = m में उसका फार्मूला होता है। ये सेंट्रीपिटल फोर्स है तो C लिख दिया, C फॉर सेंट्रीपिटल फोर्स, सर्कल में घूमती हुई बॉडी पर जो अंदर की तरफ लगती है, तो उसका एक्सेलरेशन भी फिर AC यानी सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है। ये MAC बच्चे ये एरो दिखा, ये फोर्स की जगह पे यहाँ ऊपर पुट कर दिया, यानी सेंट्रीपिटल फोर्स mv²/r भी थी, सेंट्रीपिटल फोर्स MAC भी थी, F = m में फार्मूला, इन दोनों को इक्वेट कर दिया, MAC = mv²/r, m से m कैंसिल। ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का बनता है फार्मूला v²/r। v²/r तो इसका अगला मतलब है कि आप यूँ भी लिख सकते हैं कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है v² × r इनवर्स, क्योंकि बटे में r है तो सिंपल है, समझाने की ज़रूरत नहीं है, ऊपर गया तो r इनवर्स बन गया। यूँ लिख लें, चाहे r इनवर्स पहले लिख लें, v² बाद में लिख लें। अब बच्चों ये फार्मूला है, एक्चुअली ये हमारा ये सारी डिटेल न्यूमेरिकल की का हिस्सा नहीं है, लेकिन इसी के बारे में है, रेलेवेंट चीज़ है। तो मैंने आपको एक आइडिया देने के लिए, एक कॉन्सेप्ट भी पता हो, सिर्फ न्यूमेरिकल मैंने जैसे कहा रट्टा स्टेप बाय स्टेप नहीं मारना, पता हो कि बात क्या हो रही है, किसके बारे में, किस तरह की बात हो रही है। तो यहाँ से फार्मूला ये बनता है बच्चों सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का, सर्कल में घूमती हुई चीज़ के एक्सेलरेशन का। और इस फार्मूले से पता हमें चल गया कि r की जो भी पावर है वो -1 होने जा रही है, होनी चाहिए इस फार्मूले की वजह से, और जो स्पीड की पावर होगी वो 2 होनी चाहिए, यानी वो जो r की पावर n थी, n होना चाहिए -1, और वो जो स्पीड की जो पावर m थी वो होना चाहिए 2, और वो हम ऑलरेडी मैं आपको अभी दिखा गया हूँ, वही आपकी टेक्स्ट बुक में वो जो स्टेटमेंट है ये हमने पहले ही देख लिया कि ये पावर्स n है -1 और m है 2, और क्यों है वो हमने इस साइड पे इजाफी बातें ये करनी, ये हिस्सा नहीं है इस न्यूमेरिकल का, ये मैं फिर रिपीट कर दूं, न्यूमेरिकल अब इधर है। अब हमने वो डायमेंशनल एनालिसिस के सारे तरतीब से बच्चों वही स्टेप्स दोहराने हैं जो ऑलरेडी आपने पिछले न्यूमेरिकल में किए थे। तो टाइम ज़ाया किए बगैर बात शुरू करते हैं, ये आपके जाने पहचाने स्टेप हैं जी। बताया गया कि एक्सेलरेशन r की पावर n के प्रोपोर्शनल है, एक्सेलरेशन v की पावर m के प्रोपोर्शनल है, दोनों को इकट्ठा कर दिया, एक जगह इकट्ठा कर दिया प्रोपोर्शनल दोनों के, और इक्वालिटी बना दी। प्रोपोर्शनलिटी से इक्वालिटी में चेंज करने के लिए कांस्टेंट चाहिए होता है। ये सारी बातें बच्चे वही पिछले न्यूमेरिकल वाली हैं।
ये इक्वेशन नंबर 1 कह दी हमने। आगे फिर दोनों तरफ डायमेंशन ले ली, टेकिंग डायमेंशन ऑफ बोथ साइड्स। इस कांस्टेंट की डायमेंशन नहीं लेनी, ये शुरू से उसी तरह ही बेशक लिखते जाएं इसको साथ, कोई इसका ऐसा यहाँ पे कोई रोल नहीं है, बस आ रहा है साथ, लेकिन डायमेंशनल एनालिसिस में इसका रोल नहीं है, इसकी कोई वैल्यू हम डायमेंशनल एनालिसिस से नहीं निकाल सकते। बस दोनों तरफ डायमेंशन लेनी। एक्सेलरेशन था तो उसकी जानी पहचानी LT-2 अब आपको याद हो जानी चाहिए, क्योंकि एक्सेलरेशन की यूनिट होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, लेंथ मीटर लेंथ और पर सेकंड स्क्वायर यानी टाइम की पावर -2। तो एक्सेलरेशन की ये हुई डायमेंशन, जो अब आप डायरेक्ट लिखा करेंगे बस एक्सेलरेशन की डायमेंशन। ऐसे ही ये क्या था, R रेडियस है तो लेंथ है तो उसकी पावर n है, फिर वो जैसे दी है पीछे, और v है स्पीड, उसकी पावर m है, तो लेंथ है उसकी पावर n, और स्पीड है तो फिर उसी तरह स्पीड की यूनिट क्योंकि मीटर पर सेकंड है, लेंथ ओवर टाइम है तो LT इनवर्स है, और वो ऊपर m भी है तो पावर m भी आ गई। आगे बढ़ते हैं, इनको इकट्ठा किया करना है अभी आगे। ये तो पहले तो ये किया कि जो m पावर थी अंदर इसको अप्लाई कर दिया, l की पावर भी m और t की पावर बचो ये -m, ये लिखा हुआ है -m क्योंकि वो -1 थी इंटू m तो बनी -m। अगले स्टेप में इनको इकट्ठा कर दिया, l की पावर n ये थी और l की पावर m थी, करीब करीब कर दिया, और t की पावर -m। ये l की पावर n और l की पावर m आपको पता है, ये कोई फिजिक्स के स्टेप नहीं है, सादा सा मैथमेटिक्स है। l की पावर n प्लस m हो गई, दोनों आपस में ऐड हो गई, t की पावर -m। यहाँ से आगे बच्चों अब ये मजीद इसको हम और सॉल्व नहीं कर सकते। यहाँ तक जब पहुँच गए पावर्स बिल्कुल फाइनल डिफाइन हो गई कि l की इधर 1 है, t की -2, l की इधर n प्लस m है, t की -m है। तो ये अब मजीद आगे नहीं चलना, तो ये इक्वेशन 2 कह दी। आगे बस फिर यही करना कि इक्वेटिंग दी पावर्स दोनों तरफ किस किस की l एंड t। यहाँ बच्चों m नहीं आ रहा लेफ्ट हैंड साइड इत्तफाकन, m मैथ्स वाला कैपिटल M दोनों तरफ ही नहीं है, वरना हम ये भी कह सकते थे कि इक्वेटिंग द पावर्स ऑफ m l एंड t। तो m यहाँ नहीं है तो कोई अर्ज नहीं है, बस l और t हम की पावर इक्वेट कर दें। ये आपके जाने पहचाने वही पुराने स्टेप्स हैं। पहले तो l के लिए याद है वही उसी तरह के स्टेप्स हैं, वही बातें पिछले न्यूमेरिकल वाली, मैंने इसीलिए कहा कि पहले वो दोबारा देख लें, फिर ये बड़े आसान लगेंगे आपको। तो पहले l के लिए इधर पावर बच्चों 1 है और उधर l की पावर n प्लस m है, तो 1 = n प्लस m, जैसे वो याद करें रोमन गिनती में इक्वेशन नंबर 1 ये आ गई। अगला फॉर t है, t की पावर बच्चों इधर -2 है, उधर -m है, तो -2 और -m। यहाँ से ये इक्वेशन बनते ही कुछ बनता हुआ नजर आ गया। ये ऊपर वाली इक्वेशन में तो कुछ नहीं सॉल्व हो रहा था क्योंकि 2 अननोन थे, उसको उधर ही छोड़ा, लेकिन अगली लिखी तो कुछ मिल गया यहाँ से, माइनस से माइनस कैंसिल। m बच्चों पहली दफ़ा यहाँ से मिला है, m है 2, और हमने ऑलरेडी ये निकालना भी था, यही तो कहा था फाइंड द पावर्स ऑफ रेडियस एंड स्पीड, तो उनमें से एक तो आ गई है स्पीड की, m जो है वो आ गई। जब ये आ गई है अब बच्चों हम इस काबिल है कि वो जो पिछली इक्वेशन नंबर ये जो रोमन में 1 है इक्वेशन नंबर, इसमें m की ये वैल्यू इधर पुट करके सॉल्व करें, पुटिंग इन इक्वेशन 1, ये जो m की वैल्यू थी इसको इक्वेशन 1 में m की जगह पुट किया, वी गेट ये है जी 1 = n की जगह वो n ही आ गया, और m की जगह वो जो आई थी वैल्यू 2 आ गई। ये 2 इधर प्लस हो रहा है, उधर जाके माइनस हो गया, तो n बच्चों फौरन निकला है 1 - 2 मतलब -1, और यही तो आंसर हुआ। सोल्यूशन बच्चों मुकम्मल हुई, 2 आंसर चाहिए, पूछी थी n और m, फाइंड द पावर्स, वो निकल आई हैं। और हम पहले ही ये सारी डिटेल में, जो कि इस न्यूमेरिकल का हिस्सा नहीं है, आपको वैसे कॉन्सेप्ट के लिए ज़्यादा बताया, हम पहले ही देख चुके हैं और हमें पता है कि यही आनी चाहिए और आ गई हैं। न्यूमेरिकल बच्चों फिनिश। मैं फिर रिपीट करता हूँ, यहाँ न्यूमेरिकल मुकम्मल हुआ, आगे नहीं मजीद न्यूमेरिकल ये चलेगा, लेकिन मैं सिर्फ 2 स्टेप्स वो करने लगा हूँ कि अगर ये न्यूमेरिकल यूँ होता, सिर्फ ये ना पूछा होता कि फाइंड द पावर्स ऑफ रेडियस एंड स्पीड, कहा होता कि डिराइव द फार्मूला ऑफ दिस एक्सेलरेशन, बस फिर क्या करना था, वही जो पिछले न्यूमेरिकल में किया था। जब पावर्स आ जाएं तो पीछे जाना होता है इक्वेशन 1 में, उधर पुट करनी होती है, सिंपल। r की पावर n है, n आ चुका हुआ है -1, और v की पावर m है, m आ चुका हुआ है 2। तो अगर ये होता, तो ये रेड कलर से मैंने इसलिए अलग कर दिया कि अगर होता, न्यूमेरिकल वैसे फिनिश हो गया यहाँ, लेकिन अगर ये होता कि फार्मूला भी बनाए एक्सेलरेशन का, तो इक्वेशन 1 में लौटना था हमने। तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन = कांस्टेंट इनटू r की पावर वही जो n है -1 वो आ गई है, और v की पावर m जो है वो 2 आ गई है। अब अगले स्टेप में ये r इनवर्स है, तो इसको बटे के नीचे लिख सकते हैं, वो ज़ाहिर r इनवर्स है, तो v²/r। ये फाइनल लिखना था, ये बनना था, अगर ये न्यूमेरिकल यूँ होता, यूँ भी हो सकता था, तो ये भी पॉसिबिलिटी थी। तो आपको ये भी बता दी कि ये फिर बनना था फाइनल आंसर, फिर ये वाला होना था बच्चों, जो अब बस ये दोनों आ गए और ये फिनिश हुआ। और ये छोटी सी बात के फार्मूला तो ये बनना चाहिए था, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है एक्चुअली ये वाला एक्सेलरेशन, तो v²/r, लेकिन v²/r तो बन गया, लेकिन ये साथ कांस्टेंट भी है। तो बच्चों मैं पहले बता चुका हूँ कि ये एक मसला है, ये एक लिमिटेशन है, ये एक हद है, ये कह लीजिए ये
इनकी जो डायमेंशनल एनालिसिस है उसकी खामी है ये बाकायदा एक, कि हम डायमेंशनल एनालिसिस से बाकी का पूरा फार्मूला बना लेते हैं, मेजर जो है सारा बन जाता है, सिर्फ ये कांस्टेंट की क्या वैल्यू है ये हम पहले जानते हैं, ये नहीं मिलती, ये ऐसे ही लिख छोड़ना है। वो अलग बात है कि हमें पता है कि ये कांस्टेंट वैसे 1 है, 1 हो तो मल्टीप्लाई बाय 1 आ जाए तो वही v² और r बचेगा, लेकिन ये हमने लिखना नहीं है। ये 1 हमें मालूम भी हो तो फिर भी अगर ये डायमेंशनल एनालिसिस में करना है तो कहना जी बस द वैल्यू ऑफ दिस कांस्टेंट कैन नॉट बी फाउंड बाय डायमेंशंस, हाउएवर इट कैन बी फाउंड बाय एक्सपेरिमेंट्स, ये हम बात कर चुके हैं। लें जी, ये आपका फिनिश हुआ, ये न्यूमेरिकल नंबर 10 था और बिल्कुल 8 के स्टेप से उसी तरह ही था सारा, इसलिए मैंने यहाँ पर ये दोहरा दिया। अब बच्चों, आप जो 2 न्यूमेरिकल्स में जो कुछ कर चुके हैं, आपके जाने पहचाने लगे बंदे उसी तरतीब के सारे स्टेप्स हैं वो आप कर चुके होंगे। इस वजह से, क्योंकि अब एक नहीं 2 दफ़ा मैं आपको न्यूमेरिकल्स में वही स्टेप्स करवा चुका हूँ, अब मैं बच्चों एक एग्जाम्पल आपको यहीं से ही ऊपर से ही सॉल्व है, बस आपको समझाता जाता हूँ, या आपने खुद हाथ से करके इसको देख लेना है। न्यूमेरिकल 2 मैंने करवा दिया, तो उन जैसी ये एग्जाम्पल है, ये मैं आप खुद वैसे करवाने लगा हूँ ऊपर से। 5वीं एग्जाम्पल है बच्चों ये आपकी, और उसमें भी डिराइव ए रिलेशन मतलब फार्मूला किसके लिए, फॉर द टाइम पीरियड ऑफ ए सिंपल पेंडुलम। सिंपल पेंडुलम ये साथ में थोड़ा सा आपको ये वाली डायग्राम भी आपके सामने है। ये सिंपल पेंडुलम लटका हुआ धागे की मदद से, बॉब है उसका नीचे, ये जो मैस नीचे लटकी इसको बॉब कहते हैं, और ये थीटा, ये सीधा वर्टिकल लाइन थी और थीटा एंगल तक परे को ले गए, इसको फिर छोड़ दिया तो ये इस तरह से ऑसिलेशंस करेगा। तो ये सिंपल पेंडुलम की बात हो रही है। इसके टाइम पीरियड का आप कहता है कि फार्मूला डिराइव करें यूजिंग डायमेंशनल एनालिसिस, बिल्कुल तरतीब से वही सारे स्टेप्स जो न्यूमेरिकल नंबर 8 और 10 में 2 दफ़ा कर चुके हैं, इसलिए अब यहाँ से सिर्फ मैं रीडिंग करूँगा तो आप समझ जाएंगे इंशाल्लाह। खुद इसको हाथ से ज़रूर सॉल्व कीजिएगा ताकि आपकी प्रैक्टिस हो, ताकि आपको कॉन्फिडेंस आए। अच्छा, तो टाइम पीरियड का फार्मूला डायमेंशनल एनालिसिस से निकालना है। दी वेरियस पॉसिबल फैक्टर्स, वो जो कहा था कि जी बशर्ते कि हमें वो फैक्टर्स मालूम हों कि जिन पर डिपेंड कर सकती है, वो हमें मालूम हो कि जी इन चीज़ों पर कर सकती है, वो जिसका फार्मूला निकालना है। तो कहता है कि दी वेरियस पॉसिबल फैक्टर्स ऑन विच द टाइम पीरियड टी में डिपेंड कर सकते हैं, पॉसिबिलिटी है, लगता है कि इन पर डिपेंड करता होगा। वो 4 चीज़ें लिखी हैं। अब फाइनल फार्मूला, यही तो फ़ायदा है, यही तो मज़ा है डायमेंशनल एनालिसिस का, कि हमें वो पॉसिबिलिटीज़ तो ये लगती हैं कि इन पर डिपेंड करता है, लेकिन जब हम डायमेंशनल एनालिसिस से बच्चों वो फार्मूला डिराइव करेंगे तो हो सकता है इनमें से कोई 1 या 2 वो प्रोसेस जो हमने अभी करना है उसके दौरान निकल जाएं, फार्मूले से पता चले कि नहीं, इन पर नहीं डिपेंड करता। ये मैं क्या बात कर रहा हूँ, ये एंड तक जाके अभी सोल्यूशन में आपको समझ आएगी। तो फिलहाल तो ये बस पॉसिबिलिटी है कि लगता है कि जी टाइम पीरियड डिपेंड करता होगा लेंथ ऑफ द पेंडुलम L पे, मैस ऑफ द बॉब M पे, थीटा एंगल विच द थ्रेड मेक्स विद द वर्टिकल, वो सीधी लाइन वर्टिकल उसके साथ थ्रेड ने एंगल थीटा बनाया उस पर, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी G, जो नीचे को वेट की जो फोर्स लगती है उसमें एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी G का इस्तेमाल होता है, तो उस पर शायद डिपेंड करता हो टाइम पीरियड। ये पॉसिबल फैक्टर्स हैं जो बता दिए। अब करता है किसी पे कि नहीं, वो आगे हम सोल्यूशन में खुद ही हमें ऑटोमेटिकली निकल आएगा, देखते हैं। सोल्यूशन में ऊपर से समझाने लगा हूँ, मैंने बताया कि क्योंकि मैं ऐसे ही स्टेप्स 2 दफ़ा इसी तरतीब में आप करके दे चुका हूँ, पिछले वो जो न्यूमेरिकल 2 किए थे 8वां और 10वां। सोल्यूशन आपके सामने है जी। 4 फैक्टर बच्चों बताए थे, ये आपका बड़ा ही जाना पहचाना पहला स्टेप है कि जिस चीज़ का फार्मूला निकालना है टाइम पीरियड है, तो वो जो 4 फैक्टर हैं, मैस है, लेंथ ऑफ द पेंडुलम है, वो जो थीटा एंगल बताया था, और वो जो G है एक्सेलरेशन, तो बच्चों उन सब के प्रोपोर्शनल, लेकिन उनकी कोई ना कोई पावर बना के, क्योंकि ये पावर्स हमने बाद में अभी निकालनी है। तो M है मैस, उसकी पावर A कह दी, लेंथ की पावर B कह दी, थीटा की C, और G की एक्सेलरेशन जो है डी टू ग्रेविटी उसकी कह दी D। और अगले वो इक्वेशन नंबर 1 अगले स्टेप में आ गई कि प्रोपोर्शनलिटी को इक्वलिटी में चेंज किया तो कोई कांस्टेंट साथ आ गया, और वही सारी उसी तरह से वो क्वांटिटीज़ उसी तरह पावरों समेत आ गई। ये बच्चों इक्वेशन नंबर 1, जिसको इसने 1.1 कहा, ये हमने देख ली। अगला फिर क्या करना है, वेयर वी आर टू फाइंड, हमें एक्चुअली करना क्या है, वी आर टू फाइंड दी वैल्यूज ऑफ पावर्स ABCD। ये ABCD पावर्स फिर जब आ जाएंगी तो वापस इक्वेशन 1 में पुट करके फाइनल फार्मूला निकल आएगा। ये 2 दफ़ा न्यूमेरिकल में यही किया। लेंगे बच्चों, इक्वेशन 1 के बाद फौरन बाद वाला क्या करना था, राइटिंग द डायमेंशंस ऑफ बोथ साइड्स। आप कर चुके हैं 2 दफ़ा। लेकिन ये T की डायमेंशन, और उधर कांस्टेंट तो उसी तरह आ गया, लेकिन आगे फिर मैस है तो कैपिटल M, उसकी पावर A भी है, लेंथ है वो आगे तो कैपिटल L और उसकी पावर B है। ये थीटा जो बच्चों है उसकी पावर C, उसका कुछ फार्मूला लिखा है L इंटू L इनवर्स। ये थोड़ी सी बात मैं समझाता हूँ कि क्या है।
और साथ ही पहले ये देख लें जी है एक्सेलरेशन, बेशक एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, लेकिन एक्सेलरेशन है तो एक्सेलरेशन की जानी पहचानी डायमेंशन है, बड़ी दफ़ा यूज़ कर चुके हैं। और उसकी पावर फिर डी साथ लिख दी है और उसी तरह जो आ रही थी। ये छोटी सी बात मैं साइड पे करनी चाह रहा हूँ, जो किताब वाले ने कहीं यहाँ जाके ये भी की है, नीचे जाके फिर दोबारा की है, तो इसको मैं थोड़ा सा वजाहत कर दूँ। ये बाद में आप इसको देखेंगे भी इंशाल्लाह आगे जाके कभी चैप्टर 5 में, लेकिन थोड़ी सी बात ये आपके लिए की है। ये एक फार्मूला है बच्चों, एस इज इक्वल टू आर थीटा। यहाँ किस एस का क्या मतलब है, आर क्या है, थीटा क्या है, ये आपके सामने कोई सर्कल है। ये एस है बच्चों आर्क लेंथ, ये आर्क, ये यहाँ से यहाँ तक की हम बात कभी पीछे भी रेडियन जब पढ़ा था तो इसी तरह की बातें कर चुके हैं चैप्टर 1 में ही, इधर ही। ये रेडियस है, ये रेडियस है, और ये आर्क लेंथ एस, और ये थीटा है। और इन तीनों का आपस का एक रिलेशन है ये बस इसी तरह ही फिलहाल याद रखिए, बाद में इसकी हम बात करेंगे चैप्टर 5 में इंशाल्लाह। यहाँ से थीटा निकालना हो तो आर उधर जाके बढ़े के नीचे आ गया। अब ऊपर भी आर्क लेंथ है, एस लेंथ है, और नीचे भी रेडियस है जो कि लेंथ है। लेंथ की यूनिट मीटर होती है, इधर भी लेंथ है मीटर, मीटर से मीटर कैंसिल, ऊपर भी लेंथ नीचे भी लेंथ। तो आप कह सकते हैं जो थीटा की डायमेंशन है वो है लेंथ ओवर लेंथ, लेंथ ओवर लेंथ की डायमेंशन। ये बटे वाली ऊपर चली गई तो एल इंटू एल इनवर्स। ये बच्चों असल में आपकी बुक वाले ने ये किया है, ये वाला जो किया। थीटा जो है उसकी ये डायमेंशन लिखनी चाहिए थी, या थीटा की जगह भी लिख दें कि थीटा जो है एल इंटू एल इनवर्स, लेकिन सारे की पावर सी है। वो जो ऊपर ये वाली ये चीज़ थीटा की जगह उसकी पावर सी, और एल इंटू एल इनवर्स जाहिर सी बात है एल की पावर 1 और ये -1 तो बनी 1 - 1 0 पावर बन गई, और फिर सारे की पावर सी भी है। पावर की पावर हो तो आपस में मल्टीप्लाई होती है, तो एल की पावर 0 इंटू सी, सिंपली एल की पावर 0 ही बनी, और समथिंग किसी भी चीज़ की पावर 0 इज इक्वल टू 1 होता है। हम फाइनली जहाँ थीटा आता है, यहाँ थीटा है या थीटा की पावर बल्कि सी है, मैं थोड़ा सा इसमें करेक्शन यूँ कर दूँ कि कोई भी पावर भी साथ है, जैसे कि ऊपर वो पावर ऊपर अभी इक्वेशन 1 में आई हुई है वो थीटा की पावर सी, तो थीटा की पावर सी की जगह हमें अलाउड है कि हम 1 लिख सकते हैं। ये कहीं बाद में अभी बाद में कहीं यूज़ करना है नीचे जाके, ये अभी थोड़ी देर बाद बात करते हैं। चलें, ये थीटा का कुछ तज़किरा हो गया कि क्या करना है इसका। अच्छा, हम बात फिर से उधर वापस आते हैं कि हमने दोनों तरफ डायमेंशन लेनी थी, ये ले ली। टाइम की डायमेंशन लेफ्ट साइड पे है, कांस्टेंट तो वैसे ही आ गया साथ, और मैथ की भी डायमेंशन हो गई और उसकी पावर ए, लेंथ की डायमेंशन उसकी पावर बी। थीटा का जिक्र भी किया, एल इंटू एल इनवर्स कैसे और क्यों बना, और उसकी पावर फिर सी भी है, और फिर वो एक्सेलरेशन उसकी पावर ये एल इंटू टी की पावर -2 सारे की पावर डी, ये सारी बातें हो गई हैं। और फिर कंपेयरिंग द डायमेंशंस ऑन बोथ साइड्स, लेफ्ट और राइट साइड की डायमेंशंस कंपेयर की। ये इक्वालिटी की अलामत है, इक्वल है तो इसका मतलब है जो इधर है वो इसके इक्वल है, यानी इधर जो डायमेंशन है वो इन डायमेंशन के बराबर है। अब इधर सिर्फ टी आ रहा है तो अकेला टी है, तो आप कह सकते हैं, पीछे मैं बता चुका हूँ कि m की पावर 0, l की भी 0। अब दोनों तरफ की डायमेंशन का मवाजना करना है। इस लेफ्ट साइड पे t है, t की पावर 1 समझिए, और राइट साइड पे जो भी t आ रहा है तो ये देखिएगा t की पावर ये -2 और फिर पावर d तो बनी -2d। सिंपल है बिल्कुल, कोई ऐसी पेचीदा बात नहीं है। तो हम समझिए कि लेफ्ट साइड पे जो t है उसकी पावर 1 बराबर है राइट साइड वाला t उसकी पावर -2d। ऐसे ही जब हमने कंपेयर किया दोनों तरफ m को, तो इधर तो m है ही नहीं, मतलब m की पावर 0, और उधर m की क्या है वो देखिए, m की पावर है a, वो लिख दी। तो जो इधर m की पावर 0 वो इधर m की पावर a के बराबर है। जो इधर बच्चों l है, इधर तो l है ही नहीं, तो l की पावर 0, और उधर आप देखें l क्या बन रहा है, ये तो l इंटू एल इनवर्स वैसे ही खत्म हो गया। बाकी बचा ये वाला जो l है ये इसकी पावर b, और ये वाला l जो है इसकी पावर d, तो b प्लस d बचेगी। लेकिन किताब पे उसने b प्लस डी लिख के प्लस c माइनस c भी कर दिया। उसकी जल्दी से वजह समझा दूँ, क्योंकि ये l की पावर b आ गया, l की पावर b, और ये बच्चों यहाँ पे l की पावर 1 इंटू सी, और ये l की पावर -1 इंटू सी, तो ये बनी l की पावर c माइनस सी। ये उम्मीद है बात समझ आ रही है। ये जब c अंदर अप्लाई कर दें तो l की पावर c बनती है, और यहाँ -c बनती है। तो टोटल मिला के देखें तो l की पावर b और फिर प्लस c प्लस -c, और फिर ये वाली l की पावर d, ये बनी। लेफ्ट साइड पे l नहीं था तो l की पावर 0, राइट साइड पे टोटल बनी b, l की पावर b, और ये c अंदर आया तो प्लस c, फिर -1 भी है पावर तो -c, और ये वाली l की पावर वो बाहर से d, तो बनी b प्लस d माइनस सी प्लस c माइनस सी वैसे कैंसिल हो जाने। अब वो स्टेप जो हम पीछे कर चुके हैं 2 दफ़ा, इक्वेटिंग पावर्स।
दोनों तरफ पावर इक्वेट की m और l और t की, जो कि अब इस तरह तीनों को लिख के ज़्यादा आसान हो गया है। इधर t की पावर 1 है, उधर -2d है, तो यहाँ होगा -2। ये किसके लिए? t के लिए। पहले t के लिए पावर इक्वेट की, तो -2d = 1। यहाँ से इसको सॉल्व फॉर्म किया जा सकता है। ये d निकालना है तो -2 उधर जाके बटे के नीचे आ गया, तो d बच्चों निकल आया, डायरेक्ट निकल आया फॉर्म, पहली इक्वेशन से ही d आ गया। जब जो ही हमने t की दोनों तरफ कंपेयर की पावर, तो d आ गया है -1/2, जो ऊपर इक्वेशन 1 में कहीं जहाँ भी d है वहाँ पुट भी करना है। अच्छा, इसी तरह जब हमने m की पावर इक्वेट की तो इधर 0 है और उधर है a, तो 0 = a या a = 0, a भी मिल गया। लो जी, d और a मिल गए हैं, रह गए हैं b और c। अब अगली देखें, l की पावर इधर 0 है, उधर c - c तो कैंसिल हो जाना, सिर्फ b + d बचा, तो पता चला b + d = 0। इधर b + d, l की पावर उधर 0, तो b + d = 0। लेकिन d तो अभी वो निकला था पीछे -1/2। हम ये वाला जो b + d है, इसमें से बच्चों ये +d उधर ले जाएं तो 0 -d, यानी b बराबर हो जाएगा -d के। वो देखें वही किया, b बराबर है -d के, लेकिन खुद d क्या आया था -1/2। अब b यहाँ से आया है -d, खुद d था -1/2, तो माइनस फिर माइनस कैंसिल, एक तो ये माइनस, और जब d की वैल्यू -1/2 पुट की तो माइनस प्लस हो गया, b निकल आया जी 1/2। a, d और b निकल आए हैं, और थीटा की सारी पावर c पूरा मिलके पहले ही वजाहत हो गई है कि इसको इकट्ठे को हमने 1 कह देना है। लो जी, फिर फाइनल स्टेप, सब्सटीट्यूट यानी पुट करें, दर्ज करें द वैल्यूज ऑफ a, b, थीटा एंड d इन इक्वेशन। वो जो इक्वेशन 1 आई थी उसमें सब कुछ पुट कर दें। m की पावर a है, l की b है, थीटा की पावर c, इकट्ठा ही अब 1 लिखा जाएगा, वो बात हो चुकी है, और g की पावर d है। लो जी बच्चों, ये पुट किया कांस्टेंट इनटू m की पावर a थी, वो ये देखें 0 है, पुट कर दी। l की पावर b थी, वो देखें b 1/2 है, पुट कर दिया। थीटा की पावर c को इकट्ठा ही 1 कह देना है, वो बात हो चुकी है। g की पावर क्योंकि d थी और d हमने देखा है -1/2 ये वाला था, वो पुट किया। बस फिर m की पावर 0, ये तो ख़त्म हो गया, m की पावर 0 1 होता है, ये वैसे ही ये वाला भी 1 गया, सिर्फ बचे हैं तो l की पावर 1/2 और g की पावर -1/2। अब पावर 1/2 आप अच्छी तरह जानते हैं, इसको आप यूँ भी लिख सकते हैं पहले तो कि t = कांस्टेंट, यहाँ पर कांस्टेंट आना है, वो ये वाला कांस्टेंट, मैंने ये इजाफी वैसे हाथ से लिखा है। l की पावर 1/2 और g की -1/2 थी तो बटे में ले गए हैं, यूँ लिख लें, कोई हर्ज नहीं है। ये 1/2 पावर बच्चों आप सब जानते हैं, अंडर रूट को कहते हैं 1/2 पावर। चुनांचे ये किताब पे जो उसने लिखा उसकी तरफ आते हैं, तो t = कांस्टेंट वैसे ही आ गया, और होल अंडर रूट l/g, यही तो बच्चों फार्मूला है जो चाहिए था हमें। और यह बड़ा अहम फिक्रा, बस यही है, सोल्यूशन मुकम्मल हुई, लेकिन एक फिक्रा ज़रूर लिखना है, बड़ी अहम बात है। नीचे क्या लिखा हुआ, ये जो कांस्टेंट है इसके बारे में क्या कहता है? कहता है द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ द कांस्टेंट कैन नॉट बी डिटरमिन्ड बाय डायमेंशनल एनालिसिस। कल वाली बात याद करें, पिछले लेक्चर वाली बड़ी डिटेल से हुई थी। न्यूमेरिकल वैल्यू ये खामी है, लेकिन है ये खामी तो उसकी टेंशन नहीं लेनी, बस ये होता है जी डायमेंशनल एनालिसिस बस यही कुछ करता है जो हमने कर लिया है। खामी है डायमेंशनल एनालिसिस की कि ये कांस्टेंट की वैल्यू नहीं बताता कि कितनी है। हाउएवर, ताहम इट कैन बी फाउंड बाय एक्सपेरिमेंट्स। हाँ, वो एक्सपेरिमेंट से मिलती है, कि पिछले लेक्चर में बात हो चुकी थी। लेकिन ये आपके लिए एग्जांपल नंबर 5 मैंने कर दी है। तो 2 न्यूमेरिकल हो गए थे पहले ही, न्यूमेरिकल नंबर 7 और 8 हमने कल कर लिए थे। अभी अभी हमने न्यूमेरिकल 10 भी किया, और 8 और 10 एक जैसे हैं, और बिल्कुल ऐसे ही स्टेप्स एग्जांपल नंबर 5 के थे, इसलिए मैंने ऊपर से सारी ऐसे ही सॉल्व करवा दी। अब हाथ से प्लीज़ खुद कीजिएगा ताकि आपको भी कॉन्फिडेंस आए, आपको कॉन्सेप्ट आपका अच्छा बने। ये तो हो गया बच्चों हमारा एग्जाम्पल, एक हो गई और 7 हो गए, एक न्यूमेरिकल हो गया, 2 कल हुए थे, एक आज हुआ, तो 3 हो गए। कुछ और आगे बढ़ते हैं जी, ये न्यूमेरिकल्स के ऊपर वापस जाते हैं। अभी डायमेंशन वाले न्यूमेरिकल जानबूझ के हमने अभी कंटिन्यू रखने हैं। कल हमने 7वां 8वां कर लिया था, आज 10वां कर लिया। ये छठा भी डायमेंशन से रिलेटेड है, और ये 9th भी अभी हम इनको बच्चे जल्दी से करने लगे हैं। ये देखिए छठा न्यूमेरिकल, पहले तो सोल्यूशन है उसकी जो बाद में देखते हैं, पहले उसकी हम स्टेटमेंट देख लें जल्दी से। ये बच्चों आपके सामने है छठे की स्टेटमेंट। कहता है व्हाट आर द डायमेंशंस एंड यूनिट्स ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कैपिटल G इन द फार्मूला। ये आपका बड़ा जाना पहचाना फार्मूला, सब जानते हैं। कैपिटल G 6.67 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर, उसकी वैल्यू भी जानते हैं आप, और ये सारा फार्मूला आप जानते हैं। इस फार्मूले से कहता है डायमेंशन भी निकालिए, यूनिट भी निकालिए कैपिटल G की, इस फार्मूले से। और ये
पड़ताल के लिए, आपकी वेरिफिकेशन के लिए ये वैल्यूज़, उनकी डायमेंशन और यूनिट लिखी हुई है ताकि बाद में आप चेक कर लें इनको। अच्छा, अब हम ये आपके सामने है जी, सोल्यूशन इसकी बड़ी सिंपल सी है। छोटा न्यूमेरिकल है, ये फार्मूला लिखा पहले, जिसकी यूनिट पूछी थी और डायमेंशन वो हमने साइड पे जी वैसे अलग कर लिया। ये बटे के नीचे था आर स्क्वायर, इसको दूसरी तरफ ले जाएंगे तो ऊपर आ जाएगा एफ आर स्क्वायर बन गया, मल्टीप्लाई हो गया। ऊपर M1 M2 थी, ये बच्चों तो जब दूसरी तरफ जाएंगी तो जाहिर है बटे के नीचे आ जाएंगी। या इसको दोबारा से रीअरेंज करके जी उधर लिख लें और ये सारा कुछ उधर लिख लें, एक ही बात है। इक्वेशन नंबर 2 आ गई। अब बच्चों क्या किया, हमें दो चीज़ें पूछी है ना, यूनिट पूछी है तो ये रही यूनिट। जी की यूनिट कैसे निकालें, वो जो सारा कुछ है इधर राइट साइड पे उनकी यूनिट लिख दें। फोर्स की यूनिट न्यूटन है। ये है आर, आर है बच्चों डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ द टू मैसेज, डिस्टेंस है उसकी यूनिट मीटर है, लेकिन आर का स्क्वायर था तो मीटर स्क्वायर। बटे में दो मैसेज हैं, मल्टीप्लाई हो रही हैं तो किलोग्राम इंटू किलोग्राम, किलोग्राम का स्क्वायर। यूनिट तो बच्चों सीधी सीधी निकल आई, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर, जो आपको पहले भी मालूम होगी, यकीनन है मालूम। अभी अभी मैंने इसका नाम लिया था, इसकी वैल्यू भी बताई थी कैपिटल जी की। यूनिट तो निकल आई। दो चीज़ें पूछी हैं, यूनिट तो निकल आई और क्या पूछा है, डायमेंशन। तो दोबारा उसी इक्वेशन 2 को फिर उठाएं, जो जी का फार्मूला बन गया था उसी से डायमेंशन निकलनी है। तो ये बच्चे आपके सामने जी की डायमेंशन होगी फोर्स की डायमेंशन, इंटू आर है उसका स्क्वायर है उसकी डायमेंशन, दोनों मैसेज हैं उनकी डायमेंशन। फोर्स का फार्मूला मशहूर F = m में, वो उसकी जगह पुट किया। अब आपको पता है डायमेंशन कैसे निकालनी है, ये अब नई बात नहीं है। फोर्स है उसका फार्मूला खोल के लिखा, उस वक्त तक खोल के लिखते जाना जब तक वो MLT ना बन जाए। आगे बच्चों फिर ये M है मैस, कैपिटल M आ गया। A एक्सेलरेशन है, अभी कई दफ़ा कर चुके हैं बात, L T की पावर -2, L की पावर 1 T की पावर -2 एक्सेलरेशन। ये R का स्क्वायर है, लेंथ का स्क्वायर तो L स्क्वायर आ गया। बटे में दो मैसेज हैं, M इंटू M, दोनों की अपनी अपनी डायमेंशन, M उसकी भी M। एक M ये ऊपर वाले M से कैंसिल हुआ, ये बटे वाला M बच्चों ऊपर जाएगा तो M इनवर्स बनेगा। ये L की पावर 1 थी, ये 2 थी, 1 और 2 मिलके बनी 3, और T की पावर -2, ये बच्चों दूसरी चीज़ भी हो गई। सोल्यूशन तो मुकम्मल हुई, बस यहीं तक ये न्यूमेरिकल फिनिश हुआ। ये फिर आपके लिए रेड कलर से मैंने इजाफी कुछ और चीज़ें बताई हैं, मैं पहले भी बात कर चुका हूँ बच्चों। हमारा मकसद जो है वो थोड़ा कॉन्सेप्ट लेना भी है, बात को समझना है, ना कि सिर्फ हरफ बहरफ लाइन ब लाइन रट्टे मारना है। तो थोड़ा साइड पे भी जो रेलेवेंट चीज़ें हैं उनको डिस्कस करना चाहिए। मैं ये थोड़ी सी रेलेवेंट चीज़ बता रहा हूँ। हमने तो बच्चों यूनिट निकाली थी जी की, जो कि न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर, ठीक हो गया, आंसर तो मुकम्मल है, ये भी हो गया, ये भी हो गया। लेकिन एक छोटी सी चीज़ ये बड़ी अहम है, ये देखिए क्या किया। ये निकाली तो डायमेंशन है जी की बच्चों, लेकिन यहाँ से भी यूनिट निकलती है, ज़रा देखना। तो मैस का इन्वर्स है तो बनी किलोग्राम का इन्वर्स। लेंथ की पावर 3, क्यूब है लेंथ का तो बना मीटर क्यूब, लेंथ है ना उसकी यूनिट। और टाइम का -2 पावर है तो सेकंड की -2। बच्चों ये भी यूनिट है उसी जी की, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर भी है, और डायमेंशन से भी ये निकली है। और आपके लिए थोड़ा सा ये इंटरेस्टिंग चीज़ कि ज़रा सॉल्व करें तो वो जो यूनिट ऊपर निकली थी पहले हमने डायरेक्ट निकाली, ज़रा उसको मैं दोबारा सॉल्व करना, उसको मैं ज़रा खोल के लिखने लगा हूँ कि क्या वाकई इसके बराबर बनती है। वो दोबारा लिखी, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर, ये बच्चों न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। न्यूटन खुद ये ब्रैकेट में इसके बराबर है किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर की। उसकी वजह ये मैंने आपके लिए ऊपर लिख छोड़ी है, आपको पता ही है, ये पहले भी बात हो चुकी है जब अपने डिराइव्ड यूनिट्स की बात की थी, याद करें इधर ही चैप्टर 1 में पीछे थ्योरी पढ़ते हुए डिराइव्ड एसआई यूनिट्स में। तो फोर्स की यूनिट न्यूटन है, कैसे बनती है, मैस की किलोग्राम, एक्सेलरेशन की मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो न्यूटन हुआ किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, जस्ट वही पुट किया। इस न्यूटन की जगह बच्चों ये उसकी वैल्यू पुट कर दी, और ये वाला मीटर स्क्वायर वैसे ही आ गया साथ, और ये पर किलोग्राम स्क्वायर ये भी आ गया साथ। अब इसको जस्ट सॉल्व करना, तो देखें तो क्या किया, ये किलोग्राम की पावर 1 थी और ये बच्चों किलोग्राम की -2 थी। किलोग्राम की पावर 1 और -2 मिलके 1 -2 बनी। ये मीटर की पावर 1 है, ये मीटर की 2 है, तो 1 + 2 यानी 3 बन जाएगी। और ये बटे में सेकंड स्क्वायर है तो सेकंड की पावर -2। अब इनको फाइनली किलोग्राम की पावर 1 - 2 तो -1 बनी। ये मीटर की पावर 1 + 2 तो 3 हो गई। सेकंड की -2 है वो उसी तरह आ गई। देखें तो बच्चों ये क्या हुआ, ये तो वही है। ये तो साबित हो गया कि वाकई वो जो हमने पहले निकाली थी यूनिट न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर, वो डायमेंशन से जो डायरेक्ट यूनिट निकाली है उसी के बराबर है। तो हम अब कह सकते हैं कि कैपिटल जी जो है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, उसकी ये यूनिट है एसआई यूनिट, विच कैन ऑल्सो बी रिटन एज दिस इज द यूनिट ऑफ कैपिटल जी विच इज ऑल्सो इक्वल टू दिस। तो चाहे यूं लिख दें चाहे यूं, दोनों तरह ठीक है,
लेकिन आप पहले जब जो निकाल चुके हैं सोल्यूशन यही है, बस सोल्यूशन ये जो ब्लू कलर के आपको लिखा हुआ है, ये रेड आपको सिर्फ कुछ और कॉन्सेप्ट के लिए मजीद इजाफी कुछ थोड़ा सा ये आपको बताया। ले जी, ये हमने एक कर लिया है न्यूमेरिकल नंबर 6B। 9 बच्चों में आगे करने लगा हूँ, लेकिन इसका मैं दूसरा पार्ट आपको अगला लेक्चर में करता हूँ ताकि ये ज़्यादा लेंथी ना हो जाए। ये लेक्चर बच्चों यहीं ख़त्म करते हैं और इसी के थोड़ी देर बाद साथ ही पर वो कल के लिए आपका अगला लेक्चर मैं साथ ही रिकॉर्ड करने लगा हूँ, तो वो अगला लेक्चर होगा इंशाल्लाह जी। थैंक यू जी, अल्लाह हाफ़िज़।